आज की क्लास भी बच्चों जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट के उन्हीं को आगे कैरी किया जाएगा एंड इट इज़ टोटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स क्वेश्चंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। जल्दी से अपने नोट्स रेडी कर लीजिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए चलते हैं जी क्वेश्चंस पे। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 और पार्ट नंबर है बी। जल्दी से ओपन करेंगे बुक। ये लो जी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 बी। कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। ध्यान से देखिए, वो कह रहे थे सिर्फ और सिर्फ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चाहिए। तो सबसे पहले तो आप अपने फॉर्मेट की हेडिंग डाल दीजिए कि यहां कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं, हम निकालने वाले हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लो जी, ये मैंने डाल दिया इसका टाइटल, हेडिंग ऑफ फॉर्मेट ऑफ माय क्वेश्चंस। इसके बाद आप देखिएगा हमें क्या क्या गिवन है। यहां पे भी आपको सारा डेटा 2 ईयर्स के एक्सट्रैक्ट में गिवन है। कल मैंने आपको बताया था कि बेटे जब भी डेटा आपको 2 ईयर के एक्सट्रैक्ट में गिवन हो तो आप अपने फॉर्मेट को पहले से ही रेडी कर लीजिए। किस तरीके से? देखो, सबसे पहले तो दिखा दो इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो बाद में देखेंगे कि वर्किंग नोट बनेगा या नहीं। इसके बाद यहां लिखिए एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है जी। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग की एडजस्टमेंट के बाद आप कुछ 3-4 लाइनों का गैप छोड़िएगा और उसके बाद लिखिएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देखो, अपना आंसर स्टार्ट करने से पहले ही फॉर्मेट को रेडी कर लो। इससे होता क्या है फायदा, आपका जो दिमाग है अब वो बस एक ही चीज पे फोकस होगा, क्वेश्चन के डेटा को एनालाइज करने में और यहां इनपुट डालने में। जबकि अगर आप साथ साथ करेंगे तो आपका दिमाग डिवाइडेड हो जाएगा। कभी वो फॉर्मेट बनाने में ध्यान जाएगा, कभी आपका एनालिसिस में ध्यान जाएगा, तो इससे हमारा गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इट्स बेटर कि पहले फॉर्मेट रेडी कर लिया जाए। अब काम सारा स्पीड से होगा, देखते हुए चलिए। सबसे पहले हमें बताया हुआ है पी एंड एल का बैलेंस, और ईयर देख लीजिएगा। ईयर हमें गिवन है, चीज बिल्कुल सीधे गिवन है 2017 और 2018। पी एंड एल का जो बैलेंस बताया गया है, पहले 20,000 है, फिर 30,000 है, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स बताए गए हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, गुडविल, इन्वेंट्रीज। कहीं पे भी टैक्स नहीं है, कहीं पे भी डिविडेंड नहीं है, कहीं पे भी रिजर्व्स नहीं है। इसका मतलब जो पी एंड एल के बैलेंस से इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आएगा, पहले 20,000 है, फिर 30,000 है, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बनता है 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए और कुछ नहीं जी, यही हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। ओके, अब आ जाइए ट्रेड रिसीवेबल्स में। ट्रेड रिसीवेबल पहले 14,000 थे, अब 18,000 है। इसका मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स में इंक्रीज हुआ है। तो लिखिए जरा, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। बेटे करंट एसेट्स में अगर इंक्रीज हो जाए तो मुझे बताइए जरा, ये आपके लिए फायदा होता है या नुकसान होता है?
ऑफ कोर्स फायदा होता है। देखिए अगर आपके ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं, करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, और करंट एसेट्स का बढ़ना अपने लिए क्या है? फायदा। फायदे हमें पसंद है नहीं, तो फायदों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी लेस सबट्रैक्ट किया जाएगा। आगे देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन पहले 30,000 है, अब है 32,000। इसका मतलब करंट ईयर में हमने 2,000 का डेप्रीसिएशन लगाया, तभी बेटे हमारा जो बैलेंस है वो 30 से 32 हो गया। असल में देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन होता क्या है, ये डेप्रीसिएशन का बैलेंस होता है 2 डेट्स का। पिछले साल तक मेरे डेप्रीसिएशन के बैलेंस में 30,000 रुपए, इस साल वो 32 हो गए। हाउ इज इट पॉसिबल? वो 32 तभी हो सकते हैं जब आपने 2,000 का डेप्रीसिएशन इस साल लगा के यहां ट्रांसफर किया होगा। बात समझ में आ रही है आप सबको? ठीक है जी। चलिए अब आगे देखिए। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स के बाद प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन हो गया आउटस्टैंडिंग रेंट। पहले 1600 है, अब 4,000 है। तो बेटे आउटस्टैंडिंग रेंट में भी इंक्रीज आया, लेकिन अब ये वाला जो इंक्रीज है इन आउटस्टैंडिंग रेंट, ये इंक्रीज लाइबिलिटीज में हुआ है, करंट लाइबिलिटीज में, और ये कितना हुआ है? 2400 का। ठीक है, 2400 रुपए का इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट 2400। अगर करंट लाइबिलिटी बढ़ती है तो ये अपने लिए नुकसान है, आपको ये प्लस करना है। प्रीपेड इंश्योरेंस पे आ जाइए। पहले है 1400 रुपए और अब है 1200 रुपए, तो प्रीपेड इंश्योरेंस में डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस कितना डिक्रीज है जी? 200 रुपीज का। और बेटे ये जो डिक्रीज है ये हमारे लिए नुकसान है, करंट एसेट घट गया, तो इसे आप क्या करेंगे? प्लस। फिर गुडविल बताया हुआ है, पहले 20,000 है और फिर उसके बाद गुडविल 16,000 है। इसका मतलब गुडविल कम हुई है। गुडविल देखिए एक इंटेंजिबल एसेट होता है, और गुडविल तभी कम होती है जब गुडविल की वैल्यू को अमोर्टाइज किया जाए, मतलब उसकी वैल्यू को कम किया जाए, राइट ऑफ किया जाए, तभी वो कम होती है। और ये आपके लिए एक लॉस है और नॉन कैश लॉस है। तो बेटे नॉन कैश जितने भी आपके खर्चे होते हैं, नुकसान होते हैं, वो हमें हटाने होते हैं, तो हमने इसे क्या करेंगे? ऐड बैक। ठीक है। फिर उसके बाद इन्वेंट्रीज है, पहले 14,000 फिर 18,000, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज अगर बड़ी है तो इसका मतलब करंट एसेट्स बढ़े, और करंट एसेट्स बढ़े तो अपना फायदा हो गया। फायदे बेटे हमें पसंद है ही नहीं, तो इसे क्या करेंगे हम? माइनस। बस जी सारा डेटा हमने लिख दिया है। अब आप यहाँ पे कैलकुलेट कर दीजिए। सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये आएगा 16,000 रुपए, 16,000। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये बनता है 8,000 रुपए नेगेटिव और 2,600 रुपए पॉजिटिव। अगर मैं इसे पूरा टोटल करूं तो 10,600 रुपीज पॉजिटिव आता है। 16,000 में ये सारा नेगेटिव माइनस करके और ये पॉजिटिव प्लस करके इस तरीके से आ रहा है जी 10,600। ये जो 10,600 आया ये पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? दिस इज कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
लो जी, ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन डन। 11th बी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 सी पर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 सी, और फॉर्मेट रेडी रखिएगा, मेरे साथ साथ ही आप फॉर्मेट बनाइए। क्वेश्चन नंबर 11 सी, इस फॉर्मेट में भी बेटे हमें काम वही करना है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है। तो अगर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है और वो भी आपको 2 ईयर के एक्सट्रैक्ट्स गिवन है, तो अभी अभी मैंने आपको तरीका बताया था कि आप किस तरीके से काम करेंगे। सबसे पहले तो यहां लिख दीजिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब देखिए जरा, यहां आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एडजस्टमेंट हमें करनी है इसमें नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की, ठीक है। और यहां लगभग 4-5 लाइनों के बाद देखिए, आपको कुछ क्वेश्चंस करने के बाद अपने आप ही अंदाजा हो जाएगा कि हमें कब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जगह छोड़नी है। तो यहां आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी। चलिए अब देखिए जरा, ध्यान से सुनिएगा। 11C, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश निकालना है। पहले 2017 है, फिर 2018 ईयर गिवन है। तो आपको जो डेटा गिवन है 17-18 सीधे ईयर्स गिवन है। पी एंड एल का बैलेंस गिवन है, डेप्रीसिएशन है, सिंकिंग फंड है। बेटे आपको ध्यान होगा, सिंकिंग फंड इज ए काइंड ऑफ रिजर्व। देखिए रिजर्व्स और फंड दोनों एक ही चीज होती है, बस फर्क क्या है, रिजर्व एक ऐसा अमाउंट है जो हम सेव करते हैं अपनी गुल्लक में, और फंड एक ऐसा अमाउंट होता है जो हमने सेव करा लेकिन हमने बाहर जाके इन्वेस्ट कर दिया है। तो दोनों ही सेविंग्स, तो ये बिल्कुल वैसे ही ट्रीट होगा जैसे कि रिजर्व होता है। एक रिजर्व गिवन है। लो जी, एक और गिवन है डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व। दो रिजर्व्स अगर हमें गिवन है, तो एक भी गिवन होता तो हमें वर्किंग नोट फॉर पीबीटी बनाना ही पड़ता। तो यहां पे भी वर्किंग नोट फॉर पीबीटी बनेगा ही बनेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ट्रेड पेबल्स है, प्रीपेड सैलरीज है, गुडविल है, ट्रेड रिसीवेबल्स है। ये सारा डाटा हमें प्रोवाइडेड है। चलिए, इसमें हमें वर्किंग नोट की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले तो वर्किंग नोट की प्रिपेयर करते हैं। वर्किंग नोट, बस इसकी हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, फिर जैसे जैसे डाटा आएगा हम वहां वहां ट्रांसफर करते चलेंगे। मतलब ये कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स का डाटा है, तो पहले इसे ही लिखिए। देखो काम करिए जैसे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, उससे आपकी ना स्पीड मेंटेन होती है। बेटे हमें पेपर सही तो करना है, लेकिन उसके साथ साथ एक और बात ध्यान रखनी है कि 3 घंटे में सही करना है। तो इट्स ए चैलेंज, आप क्वेश्चंस भी करें और वो सही भी हो और वो टाइम में हो भी जाए। मतलब आपको इफेक्टिव तो होना है और एफिशिएंट भी होना है, तो आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स तो यूज करनी ही पड़ेगी। समझ गए? चलिए अब देखिएगा जरा ध्यान से, क्या क्या हमें बताया हुआ है। सबसे पहले बैलेंस ऑफ पी एंड एल है। पहले था 5 लाख और नेक्स्ट ईयर में 3 लाख हो गया। इसका मतलब यहां पे 5 लाख से 3 लाख हुआ, तो बैलेंस घट गया। देखो बैलेंस तभी घट सकता है जब इस साल इंक्रीमेंटल लॉस हुआ हो। देखिए अगर बढ़ता तब है जब प्रॉफिट हुआ, तो घटता भी तब है जब लॉस हुआ हो।
और लॉस हमें कितना हुआ है यहाँ 2 लाख रुपए, इसे नेगेटिव में कर दीजिए। ओके, चलिए अब आगे देखिएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन गिवन है। बेटे रश नहीं करना कि पहले पीबीटी ही निकाले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जैसे आइटम आ रहा है बस वैसे आप उसे लिखते हुए चलिए। अब आ रहा है जी हमारा क्या, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। पहले 80,000 था, फिर है 1,20,000। इसका मतलब इस साल हमने डेप्रीसिएशन चार्ज कितना किया है, 40,000 रुपए। लो जी ये मैंने लिख दिया 40,000। डिबेंचर सिंकिंग फंड पहले थे 1 लाख, अब है 1,25,000। क्या फंड भी एक रिजर्व ही होता है? जवाब है हाँ। तो ट्रांसफर टू डिबेंचर सिंकिंग फंड ये बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे आप एक रिजर्व को ट्रीट करते हैं। पहले 1 लाख था, अब 1,25,000 है। इसका मतलब हमने 25,000 रुपए सिंकिंग फंड में ट्रांसफर किया है। ओके, आगे देखिए अब जरा। एक और है इसमें डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व। पहले उसमें 60,000 था, अब उसमें 70,000 है। इसका मतलब हमने डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व में भी करंट ईयर में पैसा ट्रांसफर किया तो वो प्रॉफिट में से माइनस हो गया है, और क्योंकि हमें वापसी जाना है तो जितनी चीजें माइनस हुई है वो सारी प्लस होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। बस जी, इसके अलावा ना टैक्स गिवन है ना ही डिविडेंड गिवन है, तो बस जो अब आंसर आएगा यही आपका क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और ये नेगेटिव में आ रहा है यानी कि आपका लॉस आ रहा है, तो यहां पे माइनस अगर हम इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 1,65,000 नेगेटिव। आपने बेटे यहां पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा हुआ है, या तो इसे कट करके लॉस बिफोर टैक्स कर दो, और अगर नहीं भी करना चाहते हो तो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेगेटिव में 1,65,000 लिख दो तो भी काम चल जाएगा आपका। अगर आप यहां लॉस लिखते, लॉस बिफोर टैक्स नहीं आता फिर, क्योंकि लॉसेस पे कभी टैक्स नहीं लगता है, फिर आता लॉस फॉर द ईयर। समझ रहे हैं, कभी आप लिखने लग जाए लॉस बिफोर टैक्स, अरे लॉस पे कभी टैक्स नहीं लगता। या फिर आपने अगर लिख दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो इसे एज इट इज रहने दीजिए, और यहां पे नेगेटिव में 1,65,000 कर दीजिए। अगर आप लॉस लिखते तब भी यहां नेगेटिव में आपको 1,65,000 ही करना पड़ता। ये तो अमाउंट नेगेटिव ही आएगा क्योंकि ये लॉस है। बस यहां स्टेटमेंट आप बदल सकते थे, आप इसे सिर्फ लॉस फॉर द ईयर लिख सकते थे, और अगर आप पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख चुके हैं तो इट इज बेटर कि आप इसी से काम करें। ओके, चलो जी, ये हो गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स और डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व तक काम हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक करंट लायबिलिटी है, पहले 16,000 थी, अब है 24,000। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बताइए जी कितना इंक्रीज हुआ है, 8,000 रुपए। लायबिलिटी का बढ़ना नुकसान है, और नुकसान हमें हमेशा प्लस करने होते हैं। नेक्स्ट है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स पहले था 75,000, अब है 91,000। ट्रेड पेबल्स में भी बेटे इंक्रीज है, और ट्रेड पेबल्स भी हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटी। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, बताइए जरा कितना इंक्रीज है। 16,000, 16,000 रुपए का इंक्रीज है। अगर लायबिलिटी बढ़ी तो ये भी हमारे लिए लॉस हुआ, और लॉसेस को हमें क्या करना है, ऐड। हमें लॉसेस से मोहब्बत है, ये ध्यान रखिएगा, इस बात को मत भूलिएगा। प्रीपेड सैलरीज पहले 5,000 थी, अब है 2,000। डिक्रीज इन प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड सैलरी एक करंट एसेट्स है, और करंट एसेट्स अगर घट रहे हैं 3,000 से तो ये भी अपना नुकसान है, और नुकसान सारे प्लस होंगे। गुडविल पहले था 20,000, अब है 15,000। गुडविल बेटे जब भी घटेगा ना तो समझ जाना कि उस पर डेप्रीसिएशन लगा है,
लेकिन अपन उसे डेप्रीसिएशन नहीं बोलते, या तो उसे रिटर्न ऑफ बोलिए या फिर उसे एमोर्टाइजेशन बोलिए। तो गुडविल पे एमोर्टाइजेशन लगा है कितना, 3,000 रुपए। ओके जी। नेक्स्ट देखिए जरा ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स पहले हमारे गिवन है 2,10 के, और उसके बाद है 2,40,000, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल्स भी क्या हुए, बढ़ गए, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। अगर ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए तो ये बढ़ गए हमारे करंट एसेट्स, और बेटे जी करंट एसेट्स अगर बढ़ते हैं तो अपना फायदा है, और फायदों से हमें सख्त क्या है, नफरत। हटाइए इसे, माइनस करेंगे, समझ गए। लो जी, ये हमारा पूरा डेटा इनपुट हो गया इसमें, बस अब इसका जोड़ घटा कीजिए और आपके आंसर फटफट बाहर आएंगे। देखिए जरा, ये नेगेटिव था 165, और 165 में से 43 माइनस कर दीजिए तो नेगेटिव का 1,22,000 बचता है। अब यहां पे हमें चेंज करना पड़ेगा, ये मजबूरी है। इसे हमें लिखना पड़ेगा ऑपरेटिंग लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कोई बात नहीं, हमने पहले लिख दिया तो इसे कट करके आप ऑपरेटिंग लॉस कर दीजिए। ये कितना आ रहा है जी, 1,22,000 नेगेटिव का। अब आ जाइए यहां पे देखिएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएंगे, ये 152 हो जाएगा। 1,52,000 में से हमें सब्ट्रैक्ट कितना करना है, 27,000। तो 1,52,000 से 27,000 आप माइनस करेंगे तो ये बनता है हमारा कितना, 1,25,000, और 1,25,000 नेगेटिव बन रहा है। कुछ गड़बड़ हो गई क्या प्लस माइनस करने में, क्योंकि 123 आंसर आ रहा है। Goodwill written off should be 5,000, correct, it is 5,000। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 45 माइनस करेंगे तो इट विल बी 1,20,000। 150 माइनस 27,000 इज 1,23,000 नेगेटिव। अगर नेगेटिव में आया आंसर तो इसे हम क्या कहेंगे, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लो जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सी भी हो गया है खत्म। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 डी पर। बस बेटे इसी तरह से हमें एक एक क्वेश्चन को निपटाना है। देखिए वैसे तो मैं सोच रहा था कि 11 डी होमवर्क पे दे दिया जाए आपको, बट रहने दीजिए, मैं ही करा देता हूँ, कोई बात नहीं। बेटे आपके लिए तो दिल जिगर जहां हाजिर है, ठीक है जी। क्वेश्चन की तो क्या बात है। देखिए हम तो जीते मरते हैं किसके लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। बच्चे पढ़ जाए, सक्सेसफुल हो जाए, कल को जब आए तो ये कहें कि ये हमारे टीचर हुआ करते थे। बस इसी दिन को देखने के लिए बेटे जी हम जी रहे हैं। किसी दिन आप लोग सक्सेसफुल होंगे और हमें कहोगे कि ये हमारे गुरुजी थे, बस उसी दिन हम मान लेंगे जी हम सक्सेसफुल हो गए। टीचर का तो बेटे दिल ही कुछ ऐसा होता है, समझ रहे हो आप बात। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सबसे पहले तो यहां हेडिंग लिख दीजिए, तब तक मैं आपसे कुछ बातें करता रहता हूं, ठीक है ना, ताकि आप बोर भी ना हो। देखो बेटे होता क्या है, एक श्लोक भी है कि मात पिता गुरु सब प्रभु के पानी,
बिनय विचार करे शुभ सब जानी, मतलब माता पिता और गुरु, ये तीन ऐसे होते हैं जो बिना विचार किए, मतलब बिना अपने मतलब के भला करते हैं बच्चों का। अब आप कहेंगे कि सर आप तो अपने मतलब से भला करते हो, सैलरी नहीं लेते हो क्या? ओहो भाई, सैलरी तो लेते हैं लेकिन भला भी तो करते हैं। सैलरी तो बेटे जी इसलिए लेनी पड़ती है कि अगर सैलरी ना ले तो बताइए हमारे बच्चे क्या खाएंगे? तो वो तो हम इकोनॉमी में योगदान दे रहे हैं, वो उसके लिए। आप समझ रहे हो बात? इसलिए भी ले रहे कि आपको पढ़ा रहे हैं। एडजस्टमेंट के बाद देखिए 4-5 लाइनों का गैप छोड़िएगा, फिर लिखिएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देखा आपने, बातों बातों में हमें पता ही नहीं चला और पूरा फॉर्मेट हमारा तैयार भी हो गया। हाँ सर, आप थोड़ी बात ज्यादा करते हो। ओहो, ये भी ताना दे दिया तुमने। अब चलो तो लो, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस क्वेश्चन के बारे में ही बात करूंगा। लो जी, हो गया तय। कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। कहते हैं जी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालिए। तो देखिए जरा, क्या हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिख दिया? जवाब है हाँ। फर्स्ट, profit for the year amounted to rupees 50,000 after providing for depreciation of rupees 20,000। कहते हैं जी इस साल का जो प्रॉफिट है ना वो 20,000 रुपए हुआ आफ्टर प्रोवाइडिंग depreciation of 20,000। 20,000 रुपए का डेप्रीसिएशन लगा के हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है? 50,000 रुपए। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए। फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। ये हमारी पोजीशन थी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की। देखते हुए चलिएगा हमारे पास करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की क्या पोजीशन है। कैश इन हैंड है, ट्रेड रिसीवेबल है, डाउटफुल डेब्ट्स का प्रोविजन है, ट्रेड पेबल, इन्वेंट्री, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। वेटिंग जी, ये सारे के सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज्यादा इन्होंने दिए हुए हैं, वो इस वजह से क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे हैं जो फालतू के हैं। मतलब सारे करंट एसेट्स और सारी करंट लायबिलिटीज हमारी ट्रांसफर नहीं होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के नीचे। वर्किंग कैपिटल में कुछ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज नहीं आती है, तो उनका यहां पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से करंट एसेट्स हैं और कौन सी करंट लायबिलिटी जो नहीं आती। वैसे मैं आपको बता ही देता हूं, वो करंट एसेट्स जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आते हैं, और एक है करंट लायबिलिटी जो नहीं आएगी, वो है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ओके, चलिए जी देखिएगा अब जरा। हाँ जी बेटे, ये सारा डेटा हमें गिवन है, बस ये चेक कर लो कि प्रॉफिट तो गिवन था, डेप्रीसिएशन हमें गिवन था, कहीं पे भी टैक्स हो, डिविडेंड हो, या फिर तीसरी चीज रिजर्व हो। जवाब है जी कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है तो बस डायरेक्टली जो प्रॉफिट आपका गिवन है 50,000 रुपए, यही आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अब आप इसमें झटपट प्लस कर दीजिए डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन इसमें से माइनस हुआ था, और डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश खर्चा है, हमें नॉन कैश खर्चों के इफेक्ट को हटाना होता है। तो 2 लाख का 20,000 रुपए, सॉरी 20,000 रुपए का डेप्रीसिएशन इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। आइए अब इसके बाद करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। सबसे पहले गिवन है कैश इन हैंड। क्या ये आएगा? कैश इन हैंड इज ए पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
इट्स नॉट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो ये यहां पे नहीं आएगा। आगे देखिएगा ट्रेड रिसीवेबल्स, क्या ये आएगा? यस ये आएगा जी। पहले 1 लाख है, फिर उसके बाद 70,000 है, तो इसका मतलब ट्रेड रिसीवेबल में हुआ है डिक्रीज, तो लिखिए डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 30,000। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स का घटना हमारे लिए नुकसान है, और नुकसान को हम हमेशा प्लस करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मेरे बच्चों जरा ध्यान से देखना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एक ऐसा आइटम है जो यहां एडजस्टमेंट में भी आ सकता था और वो यहां भी आ सकता है। आपको अगर ध्यान हो तो मैंने कल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को एडजस्टमेंट में दिखाया था क्वेश्चन नंबर 9 में, ये देख लीजिए। लेकिन आज मैं इसे पता है कहां दिखाने वाला हूं? वर्किंग कैपिटल में। ये दोनों जगह आ सकता है, वो इस वजह से क्योंकि इसके बैलेंस होते हैं, तो इस वजह से ये वर्किंग कैपिटल का पार्ट होता है। और इसमें बैलेंस इस साल हमने ट्रांसफर किया होता है, वो नॉन कैश होता है, इस वजह से ये पार्ट होता है इसका। तो सर हम कहां दिखाएं? बेटे जिस तरह से क्वेश्चन उसे दिखाएगा ना, आप इसे वैसे ही दिखाओगे। मतलब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में ये देखो, यहां बताया हुआ था कि प्रॉफिट में से ये चीजें घट के, यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को ये कहा गया था वो प्रॉफिट में से घटा है, तो मतलब इसे वर्किंग कैपिटल का हिस्सा ना मानते हुए उन्होंने इसे एडजस्टमेंट का हिस्सा माना क्वेश्चन में। ऐसा ही हमने किया कल। लेकिन अब जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आप अगर इसे ध्यान से देखें तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को इसने करंट लायबिलिटी माना हुआ है, ऊपर साफ साफ कह रहा है। तो आप अब इसे कहां दिखाओगे? वर्किंग कैपिटल में। हालांकि अगर यहां भी दिखा दोगे तो आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, लेकिन फिर भी जिस जबान में सवाल किया जाए, जवाब उसी जबान में दिया जाए तो बेहतर माना जाता है। तो हम बेहतर करेंगे, हम बेहतर से कम भी क्यों सोचें। तो चलिए अब जरा ट्रांसफर करिए। इंक्रीज हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में, तो इंक्रीज इन प्रोविजन, करंट लायबिलिटी का बढ़ना अपने लिए है नुकसान 1,000 रुपए का, और नुकसान हमेशा प्लस हो गया। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स पहले है 80,000, फिर है 75,000, ठीक है। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 5,000। ट्रेड पेबल्स अगर घटे, करंट लायबिलिटी घट गई, फायदा हो गया, और फायदे हमें पसंद नहीं है। इन्वेंट्रीज पे आइए, पहले है 1,20,000, फिर है 1,60,000। इन्वेंट्रीज में क्या हुआ है? इंक्रीज, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री बेटे एक और करंट एसेट, और वो बढ़ गया। कितने से बढ़ गया है? 40,000 से। अपने लिए है नुकसान, नुकसान को क्या करोगे आप? माइनस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पहले 0 थे, फिर 10,000 है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर बढ़ गए तो ये हमारे लिए एक करंट लायबिलिटी है, और अगर करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो बताओ जरा, करंट लायबिलिटी का बढ़ना अपने लिए क्या है? लॉस है। लॉसेस को हमें क्या करना है? प्लस। प्रीपेड एक्सपेंस पहले था 8,000, फिर हो गया 2,000, तो डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, बोलो जी कितना हुआ? 6,000 का। प्रीपेड एक्सपेंस का घटना मतलब करंट एसेट का घटना, ये हमारे लिए क्या है? एक लॉस है, लॉसेस प्लस होंगे। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम एक करंट एसेट होता है, मतलब ऐसी इनकम जो हमें फ्यूचर में मिलेगी। कोई भी चीज जो फ्यूचर में मिलनी हो, फायदा दे, वो तमाम चीजें अपने लिए करंट एसेट होती है। तो ये भी हमारे लिए क्या है? करंट एसेट, एक्रूड इनकम। पहले 10,000 है, फिर उसके बाद है 15,000। इसका मतलब एक्रूड इनकम बढ़ गई, और एक्रूड इनकम है एक करंट एसेट्स। अगर करंट एसेट बढ़ गए तो अपना हो गया फायदा, फायदे को हमें क्या करना है? माइनस। आगे देखिएगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। बेटे अगर इनकम एडवांस में मिल जाए तो ये होती है अनअर्न्ड इनकम, विच इज ए करंट लायबिलिटी। जी हाँ,
हर इनकम एसेट नहीं होती है। अनअर्न्ड मतलब एडवांस में इनकम आ गई, करंट लायबिलिटी है। कारण क्या क्यों है बेटे, कोई मुझे पैसा एडवांस में दे जाए और मैं उसका काम ना करूं तो क्या मुझे पैसा वापसी करना पड़ेगा ना। अभी तक मैंने कमाया नहीं है, हो सकता है कि मुझे ये पैसा देना पड़े। इस वजह से मैं इसे कभी भी अपनी इनकम नहीं, अपनी करंट लायबिलिटी मानता हूं। करंट लायबिलिटी में डिक्रीज हुआ है तो लिखिए डिक्रीज इन अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम अगर घट गई तो अपना हो गया फायदा, क्योंकि करंट लायबिलिटी घटी है और फायदों को हम करते हैं नफरत, और नफरत करते हैं तो बेटे इन फायदों को यहां से हटाया जाएगा 3,000 रुपए। नेक्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। लेट मी टेल यू अगेन, बैंक ओवरड्राफ्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ, it is not a part of operating activities, it is included in financing activities। अगर आपको ध्यान हो फॉर्मेट वाले दिन तो देखो जरा, मैंने यहाँ फॉर्मेट में भी बताया था कि रेजिंग ऑफ लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ है, और बैंक ओवरड्राफ्ट के पास मैंने एक उंगली भी बनाई थी ये बताने के लिए कि बहुत ध्यान रखिएगा इसका। ये एक ऐसा आइटम है जो बच्चों से गलतियां करवाता है। बच्चा बेचारा पूरे साल मेहनत करता रहता है और आखिरी में आके बैंक ओवरड्राफ्ट को यहाँ चिपका देता है, बस मेहनत में पानी फिर गया। चलो जी जल्दी से टोटल करो, 70,000। अब इन सब का टोटल करो, ऐड करो, लेस करो, और ये आएगा 64,000 पॉजिटिव। इसका मतलब इसका टोटल जो है नेगेटिव 6,000 बन रहा है। ठीक है जी, ये दोनों तरफ दिखा दीजिए। और क्योंकि आंसर पॉजिटिव आया है तो हम इसे क्या लिखेंगे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बोलिए जी, समझ में आया? बताइए, क्लियर है?